अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वैन हॉर्न की बुक का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है अकाउंट रिसीवेबल्स एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो है डिस्कस किया था कि कंपनी के लिए अपने अकाउंट पेबल्स को स्लो क्यों करना चाहिए, अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को क्विक क्यों करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि जितना आपके जो है अकाउंट रिसीवेबल्स क्विक होंगे, उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो है पैसों को कहीं और पे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपनी प्रोडक्शन को उसके ज़रिए इंक्रीज़ कर सकते हैं। जबकि हमने जो है अकाउंट्स पेबल के स्लो होने का ज़िक्र क्यों किया था, हमने कहा था कि अकाउंट्स पेबल आपके जितने जो हैं स्लो होंगे, इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपके पास जो है मज़ीद टाइम होगा अपने पास पैसे रिटेन करने का, और उसको आप कहीं पे बेहतर जगह पे तब तक यूटिलाइज़ कर सकते हो और उसके ज़रिए से आप जो है रिटर्न गेन कर सकते हो। सेकंड पोर्शन हमारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट है। इन्वेंटरी भी जो है आपके पास क्या है, करंट एसेट का पार्ट है। करंट एसेट्स में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कैश होता है, अकाउंट रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और उसके बाद इन्वेंटरी आ जाता है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज का तो हमने लास्ट टाइम जो है लेक्चर में कॉम्बिनेशंस और उसका जिक्र किया था। यहाँ पे हम जो है इन्वेंटरी को कंसिडर कर रहे हैं कि क्यों इन्वेंटरी मैनेजमेंट हमारे लिए ज़रूरी है और हमें जो है कितनी इन्वेंटरी मेंटेन रखनी चाहिए ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है आउट ऑफ स्टॉक भी ना हो और उसके पास एक्सेसिव जो है इन्वेंट्री भी पड़ी ना हो जो वेस्टेज का सोर्स बने। तो आज के इस लेक्चर में हमारे जो मेन कंटेंट है जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज, और दूसरा हमारे पास है एनालाइजिंग द क्रेडिट एप्लीकेंट, कि हमें जो है क्रेडिट की कलेक्शन की पॉलिसीज को जो है देखना होगा कि कौन सी पॉलिसीज हमें अपनानी चाहिए, किस तरीके से हम अपने जो है कलेक्शन को क्विक कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो है अकाउंट रिसीवेबल्स को एक अच्छा अकाउंट रिसीवेबल बना सकते हैं जिसमें हमारे जो है बैड डेट के चांसेस कम हो, हमारे जो है डिफॉल्टर्स के चांसेस कम हो जाएं और हमें जो है अपना प्रॉफिट जो मिल रहा है वो प्रॉपर मिले, सूटेबल मिले। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है। अगर हम इसको जनरली देखें तो हम इसको जो है कर्जदारों के साथ एसोसिएट करते हैं एक लेमैन की डेफिनेशन में, कि जो हम क्या करते हैं कि जिनको हमने सामान बेचा होता है और उन्हें हमें पैसे वापस करने होते हैं, हम उसके साथ इसको एसोसिएट करते हैं। जो बुकिश डेफिनेशन है वो क्या कहती है, अमाउंट्स ऑफ मनी ओड टू अ फर्म बाय कस्टमर्स हु बॉट गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। कि आप जो है जो अमाउंट फर्म क्या करती है, ओ कर देती है, ओड कर देती है किसको, जिनको जो है उसने सामान जो है बेचा होता है, या उनको ओ करती है जिन्होंने उनसे सामान खरीदा होता है। ठीक है, और अगर हम इसको करंट एसेट्स में देखें तो इसको जो है अकाउंट रिसीवेबल को रिसीवेबल्स का नाम भी दिया जाता है, कि आप जो है इसको जो है रिसीवेबल भी कह सकते हो। अगर हम जो है ज़िक्र करें कि हमारे जो है क्रेडिट्स की, तो हमें जो है क्रेडिट्स का फ़ायदा क्या होता है, हम कर्ज़े पे सामान क्यों बेच रहे हैं? तो अगर हम जनरली देखें आजकल हमारे जितने भी बिज़नेसेस हो रहे हैं, वो सारे जो है कर्ज़े पे ही चलते हैं। आसान सी एग्ज़ाम्पल आपको मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन की दूँ, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने भी होते हैं, वो सारा का सारा काम जो है ऑलमोस्ट जो है कर्ज़े पे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन हो चुका है कि दुकानदारों के पास जो है खुद अपने शेल्फ्स भरे होते हैं, तो वो जो है दूसरों से क्यों लें? ठीक है, तो वो जो है कोशिश करते हैं कि हमारा पहले अपना सामान बिक जाए, फिर कहीं जाके दूसरा रखेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, उनको जो है लालच देते हैं कि आप जो है हमारा सामान रख लो अपने पास, जब बिक जाएगा आप हमें पेमेंट कर लो। तो इससे ज़्यादा उसके लिए क्या है, बेहतर होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि बिज़नेस हमेशा जो है दूसरों के पैसों पे ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल रहता है। तो इस अप्रोच को देखते हुए क्या करते हैं, जो बिज़नेस पर्सन्स होते हैं, वो जो है इनके जो है इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि जो है बिज़नेसेस इसी तरीके से उनकी चलती रहें और उनकी जो पेमेंट्स हैं, वो क्या हो, वो पेंडिंग होती रहें। ठीक है, ख़ैर है, वो जो है उसको बाद में आहिस्ता-आहिस्ता पे करते रहेंगे, लेकिन उसके यूनिट ऑफ जो है, जो प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो सकेंगे। और जितने उनके जो है यूनिट ज़्यादा सेल आउट होंगे, उसके बदले में क्या होगा, उसको प्रॉफ़िट ज़्यादा मिलेगा। और हमने ऑलरेडी कहा हुआ है कि प्रॉफिट और आपके जो है रिस्क के दरमियान आपको क्या करना पड़ता है, ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। अगर आपको प्रॉफिट्स चाहिए तो फिर आपको जो है रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आप रिस्क ना लें और जो है, तो अब अगर आप रिस्क नहीं लेते तो फिर आपके प्रॉफिट जो होंगे वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। ठीक है, सो आप क्या कर देते हो कि जो है जब ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़े पे चीज़ें देना शुरू कर दोगे तो आपके लिए जो है रिस्क इस चीज़ का बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके पास जो है डिफ़ॉल्टर्स, बैड डेट के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो बैड डेट के चांसेस को बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने जो है क्रेडिट कलेक्शन की पॉलिसीज़ को जो है बनाना पड़ता है, हमें प्रॉपर पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं
क्रेडिट जो है दूसरों को एलोकेट करते हैं कि ठीक है हम आपको जो है कर्जे पे सामान दे देते हैं। और उन पॉलिसीज में हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कुछ फैक्टर्स को, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है। हमने क्या कहा कि हमें जो है अपने जो है कुछ फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है क्वालिटी ऑफ ट्रेड अकाउंट्स, कि आप जिनको जो है क्या कर रहे हो, कर्जा दे रहे हो, उनकी जो है क्वालिटी क्या है, वो जो है वर्दी है कि नहीं है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात हमारे पास आ जाती है कि लेंथ ऑफ क्रेडिट पीरियड, कि आपके पास जो क्रेडिट आपने उनको अलाउ किया हुआ है उसकी ड्यूरेशन कितनी है। थर्ड आपके पास आ जाता है पॉसिबल कैश डिस्काउंट, कि आप उनको जो है कितना कैश डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हो। और फोर्थ आपके पास क्या आ जाता है, फ्रॉम कलेक्शन प्रोग्राम, कि वो कलेक्शन किस तरीके से करती है। ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें जो है किस चीज पे डिटरमाइन करती है, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो आपके पास जो है, ये चारों के चारों फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं आपके एवरेज कलेक्शन पीरियड पे, कि आप जो है कितने ड्यूरेशन में जो है अपनी कलेक्शंस करते हो, अपने पैसे रिसीव करते हो। और दूसरी बात जो है वो आपकी आ जाती है बैड डेट लॉसेस, कि आपके पास जो है बैड डेट के चांसेस कितने ज्यादा होते हैं। ठीक है, कि आप जो है क्या करते हो कि इस चीज को देखते हो कि आपके पास जो है कितने जो है चांसेस हैं कि लोग जो है कर्जा वापस नहीं करेंगे, उसको हम कहते हैं बैड डेट्स। ठीक है। तो हम जो है इन चार चीजों को जो है इनकी बेसिस पे इवेलुएट करते हैं। और अब जो है हम देखते हैं कि पहली चीज हमारे पास क्वालिटी ऑफ ट्रेड अकाउंट है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ क्रेडिट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने जो है क्रेडिट स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, क्रेडिट स्टैंडर्ड क्या है, कहता है कि द मिनिमम क्वालिटी ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ क्रेडिट एप्लीकेंट दैट इज एक्सेप्टेबल टू द फर्म, कि आप क्या कर लेते हो कि एक मिनिमम लेवल रख लेते हो कि इस लेवल तक जो है इस बंदे को हम जो है कर्जा देंगे, अगर इसके पास जो है इसके एसेट्स इतने हैं या इसके कैपिटल इतना होगा तो हम जो है इसको कर्जा देंगे, अदरवाइज हम उसको जो है कर्जा नहीं देंगे। ठीक है। और हमें जो है अपना मिनिमम लेवल क्रेडिट का क्यों सेट करना पड़ता है, तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि हमें जो है अपने बिजनेस को चलाना होगा, हमें अपने बिजनेस के सेल्स को इंक्रीज करना होगा। अगर हम क्या कर देते हैं कि कर्जे नहीं देंगे या जो हम अपने कर्जे की पॉलिसी को सख्त कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारे जो लोग हमसे कर्जा लेने आएंगे वो नहीं आएंगे। ठीक हो गया, वो कहेंगे कि मैं इससे सामान लेते इससे अच्छा है कि दूसरे से ले लूं। तो अल्टरनेटिव उनके पास ज्यादा है, तो आपकी जो इतनी मार्केटिंग एफर्ट्स वगैरह हुई थी वो सारी की सारी जाया हो जाएंगी। ठीक है। तो कहता है कि इन थ्योरी द फर्म शुड लोअर इट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंट्स एक्सेप्टेड एज लॉन्ग एज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सेल्स जनरेटेड एक्सीड्स द एडेड कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल। ठीक है, कि आपके पास जो है कि आपके मैनेजर्स को क्या करना पड़ेगा कि उनको जो है कंटिन्यूली देखना पड़ेगा। ठीक है, क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को देखना पड़ेगा और तब तक जो है वो उसका एनालाइज करेंगे जब तक जो है उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट उसको ज्यादा बियर ना करनी पड़े। ठीक हो गया, कि आप जो है उसको मैनेज करने के लिए, कर्जे के लिए और उसको जो एनालाइज करने के लिए अपने डिपार्टमेंट्स बना लेते हो और वो जो है उसको मैनेज करती है। और उसका खर्चा आपका इससे ना ज्यादा आ रहा हो कि आपकी सेल्स इतनी हो नहीं रही हो, तो फिर तो आपके लिए फायदा नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, क्रेडिट एनालिस्ट को जो है देखना पड़ता है कि कौन सी जो कॉस्ट अराइज हो रही है वो उसको देखनी पड़ेगी, या फाइनेंशियल मैनेजर को देखनी पड़ेगी, जिसमें पहले आपके पास आ जाती है कि लार्जर क्रेडिट डिपार्टमेंट, कि आपको क्या करना पड़ता है, एक बड़ा जो है क्रेडिट डिपार्टमेंट इसके लिए बनाना पड़ेगा, जो क्या करेगा, इन सब कर्जों को देखेगा, इन सबको मैनेज करेगा, उसकी जो एलोकेशन करेगा। दूसरा आपके जो है वहाँ पे जो क्लरिकल वर्क होगा वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके भी जो है आपको पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। सर्विसिंग एडिशनल अकाउंट्स, आप जो है एडिशनल अकाउंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, ये हो गया कि आपकी जो वॉल्यूम ऑफ रिसीवेबल्स है वो इंक्रीज होंगे, वो जो है उसकी कॉस्ट आएगी आप पे। बैड डेट के चांसेस आपके पास बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपने उसको भी देखना होगा। उसके बाद आपने देखना होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, कि आपके लिए उससे फायदा क्या हुआ। ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं कि अपनी जो हमारी एडिशनल सेल्स हो जाती है उसको हम देखना चाहते हैं कि हमारे जो प्रॉफिट्स हमने अर्न किए हुए हैं, ठीक है, वो हमारे पास जो है कितने होंगे। और जितने हमारे पास उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी बैड डेट की, तो हम उसको जो है अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी कम होगी बैड डेट लॉसेस की, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रॉफिटेबल कंसिडर करेंगे। और हम क्या करेंगे, इन सारी की सारी कॉस्ट को अपने प्रॉफिट्स में से ही निकालेंगे ना। लेट से आपने जो है 10 रुपए का जो है सामान बना, जो है पेन बनाया और उस पर जो है आप सेल आउट करे 15 रुपए का, तो 15 रुपए में आपने क्या कर दिया कि आपने जो है उस पर कोई मार्केटिंग एक्सपेंसेस वगैरह किए थे, टैक्सेस वगैरह जो होंगे, वो सारी की सारी चीजें जब पे करोगे तो आपका अपना प्रॉफिट जो है वो बहुत कम रह जाता है। तो अगर आपका प्रॉफिट कम रह जाता है और आपके ये जो सारे के सारे खर्चे हैं वो ज्यादा रह जाते हैं, तो ये आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होता। तो फिर आप जो है इस पे क्या करोगे, क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को सख्त करना ही आपके लिए बेहतर होगा, इतना लूज नहीं रखोगे उसको। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने क्या कहा कि आप जो है एक जगह से फंड्स है दूसरी जगह पुट कर देते हो, लाइक वी कैन से that committing funds to the investment in additional receivables instead of to some other investment. The additional receivables result from increased sales and a longer average collection period.
If new customers are attracted by the relaxed credit standard, collecting from these less credit-worthy customers is likely to be slower than collecting from existing customers. So that is why we are saying that when we ever you compromise on something and you leave some activity and start some other activity in with this approach, that it will going to benefit you in near future. So you have to analyze that, you have to see this cost as well. और इसीलिए हम कहते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है कि आप एक चीज को सेक्रीफाइस करके दूसरे एक्टिविटी में जो है लग गए, और लेट से आपने रिसीवेबल पे फोकस कर दिया और आपने जो है दूसरे इन्वेस्टमेंट में फोकस नहीं किया, आपने उनको जो है पैसों को कहीं और इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि आपने जो है उसको क्या कर दिया कि जो है यूनिट्स प्रोड्यूस करके रिसीवेबल पे दे दिया। तो आपको इसको एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ ऑफ क्रेडिट पीरियड, कि आपके पास जो है ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम जो है क्रेडिट टर्म्स का जिक्र करते हैं। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, क्रेडिट टर्म क्या होता है कि स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ टाइम ओवर विच क्रेडिट इज एक्सटेंडेड टू अ कस्टमर एंड द डिस्काउंट इफ एनी गिवन फॉर अर्ली पेमेंट। कि हम क्या करते हैं कि हम जो है क्रेडिट टर्म्स उनके साथ बनाना शुरू कर देते हैं। किसके लिए बनाना शुरू कर दें कि कितने ड्यूरेशन के अंदर आपने जो है हमें पेमेंट्स करनी होंगी, और अगर आपने उनको कोई डिस्काउंट की ऑफर की हुई है तो आप उसको भी मेंशन करोगे कि हम जो है आपको ये कर्जा दे रहे हैं, इतने दिनों के लिए दे रहे हैं। और क्रेडिट पीरियड क्या होगा, कहता है कि द लेंथ ऑफ टाइम ओवर विच क्रेडिट इज एक्सटेंडेड टू अ कस्टमर टू पे बिल। और आपके पास जो है ये जो नेट 30 का हमने जिक्र किया, ठीक है, ये क्या है आपके पास बेसिकली कि वो टाइम ड्यूरेशन है कि आपने कस्टमर को उन दिनों के लिए कर्जा दिया हुआ है। ठीक है, और कहता है कि नेट 13 रिक्वायर्स फुल पेमेंट ऑफ द फर्म विद इन 30 डेज फ्रॉम इट्स इनवॉइस डेट, कि जिस दिन आपने उसको इनवॉइस भिजवा दी है उसके बाद के जो 30 डेज आ जाते हैं, ठीक हो गया, उसके अंदर अंदर उसने उसको पे करना होगा, क्योंकि आपने उसको जो है ज्यादा टाइम के लिए तो नहीं दिया हुआ। तो वो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन आप उसको बताते हो। सो इट कैन बी नेट 30, नेट 60, नेट 120, नेट 90, ठीक हो गया, डिपेंड करता है कि कितने दिनों के लिए आपने उसको कर्जा दिया हुआ है। तो आपके ये जो नेट है, आपके जो क्रेडिट टर्म है, क्या क्रेडिट पीरियड है, वो इसके साथ वेरी करता जाएगा और उस ड्यूरेशन के अंदर अंदर वो आपको पेमेंट्स करेगा। थर्ड चीज हमने कहा कि पॉसिबल कैश डिस्काउंट, अगर आपने उनको जो है कोई पॉसिबल कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, जैसे हमने प्रीवियसली यहाँ पे देखा कि आपने कहा कि जो है क्या है 2/10 नेट 30, तो आपके पास ये कंप्लीट क्रेडिट टर्म था। तो इसमें हमने जो है नेट 30 तो हमने कह दिया कि क्रेडिट पीरियड है, जो रिमेनिंग 2/10 है वो हमारे पास क्या है, कैश डिस्काउंट पीरियड है। इसमें जो हम जो है यहाँ पे जो हमारे पास जो वैल्यू पड़ी हुई है 10 की, कहता है कि ये 10 क्या है, कैश डिस्काउंट पीरियड है, कि द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन विच अ कैश डिस्काउंट कैन बी टेकन फॉर अर्ली पेमेंट। कि आप वो ड्यूरेशन उसको बता देते हो कि 30 दिनों के अंदर आप जब पेमेंट करोगे तो फुल पेमेंट होगी, लेकिन अगर आप जो है 10 दिन के अंदर अंदर पहले पेमेंट कर देते हो, पहले 10 दिनों के अंदर पेमेंट कर देते हो, ठीक है, तो हम आपको जो है डिस्काउंट देंगे। इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और क्या डिस्काउंट क्या है आपके पास, ये जो हमने यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमें जो है डिस्काउंट को शो करता है। क्या परसेंट रिडक्शन इन द सेल्स और परचेज प्राइस अलाउड फॉर अर्ली पेमेंट ऑफ इनवॉइसेस। कि अगर आप जो है अर्ली हमें जो है पेमेंट्स कर दोगे तो हम क्या करेंगे, आपको 2% जो है डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। आप जो है अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट करते हो, पहले 10 दिन के अंदर, ठीक है, सो आपको जो है हम डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने इसको जो है लेट कर दिया तो आपको जो है कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 11वें दिन पे आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 11वें दिन से फिर रिमेनिंग जितने भी दिन है तो वो जो है सारे के सारे आपको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये हम जो है सेल्स पे और परचेज पे जो है प्राइस पे उसको जो है रिडक्शन देते हैं, हम उसको जो है डिस्काउंट देते हैं, ताकि हमारे जो है वो पेमेंट्स वो क्विकली हो जाए। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ को देखते हैं कि यार हमें जो है ये चीज़ सस्ती पड़ रही है, तो वो इसको अवेल करने की कोशिश करते हैं और पेमेंट्स थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं। इसमें एक और ऑप्शन भी हमारे पास जो हम यूज करते हैं वो है सीजनल डेटिंग का। ठीक है, सीजनल डेटिंग बेसिकली क्या है, कहते हैं कि क्रेडिट टर्म्स दैट encourage the buyer of a seasonal products to take delivery before the peak sales period and to defer payment until the peak sales period। ठीक है, कि आप क्या करते हो कि जो है बायर को साथ एग्रीमेंट करते हो, उनको इनकरेज करते हो कि वो आपके जो है सीजनल जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे गारमेंट्स हो गए, जैसे आपके पास जो बेवरेजेस वगैरह हो गए, तो वो क्या करते हैं कि वो जो है अपने जब पीक टाइम उनका नहीं होता तो उस वक्त मैन्युफैक्चरिंग कर, और जैसे ही वो पीक टाइम आ जाता है वो उनको अपना सामान प्रोवाइड कर देते हैं और उनको कहते हैं कि जब आपकी जो है सेल्स शुरू हो जाएंगी, ठीक हो गया, तो आप जो है हमें क्या कर दोगे, अपनी पेमेंट्स आप हमें वापस देना शुरू कर दो। ठीक है, जैसे हमारे जो है गारमेंट्स के होते हैं, तो अब आपकी इंडस्ट्री स्टॉप तो नहीं करती। तो जैसे आप देखें कि आपके जो है गर्मियों की सीजन जब आज चल रहा है, तो सर्दियों की जो है अभी सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग चल रही होगी। ठीक है, सबने जो है उनको अपने ऑर्डर्स दिए होंगे कि कितने जो है जो नॉर्मली उनके सर्दियों में सेल्स होती हैं उतने ऑर्डर्स उन्होंने अभी से प्लेस किए होते हैं। और वो जो है मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी है, वो सारी की सारी प्रोडक्शन पे शुरू हो गई होती हैं। और उनको जो है जब पीक टाइम आ जाता है या जब सेल्स का टाइम आ जाता है या सीजन ऑन हो जाता है,
तो वो क्या कर देते हैं कि उस वक्त उनको सामान डिलीवर कर देते हैं, और जब उनकी सेल्स शुरू हो जाती हैं तो वो उसको क्या कर देते हैं कि पेमेंट्स क्लियर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और फिर वो जो है नए उनसे सामान ले लेते हैं और उसकी जो है फिर इस तरीके से सिस्टम शुरू कर देते हैं। तो इसका फायदा क्या हो जाता है कि अवॉइड कैरिंग एक्सेस इन्वेंट्री एंड द एसोसिएटेड कैरिंग कॉस्ट। इससे आपके पास जो है पूरा साल अपने पास एक्स्ट्रा चीजें रखने का खर्चा बच जाता है, आपको जो है उसके लिए कोई कैरी कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ती। और दूसरा कहता है कि एक्सेप्ट डेटिंग इफ वेयर हाउसिंग कॉस्ट प्लस द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री एक्सीड्स द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन एडिशनल रिसीवेबल्स। ठीक है कि अगर आपकी जो है वेयर हाउसिंग की कॉस्ट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो ज़्यादा हो जाती है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो आप जो है रिसीवेबल से गेन करते हो, तो तब आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे डेटिंग को। ठीक है, अदरवाइज आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि फिर आपके लिए इतनी बेनिफिशियल वो नहीं रहता। चौथी चीज हमें कहा कि फर्म कलेक्शन प्रोग्राम है, कि आपने जो है कलेक्शन कैसे करनी होगी। तो फर्म की कलेक्शन में अगर हम देखें तो आपके पास क्या होता है कि हमेशा एक रिस्क एसोसिएट होता है, जो हमने स्टार्ट में कहा कि डिफॉल्ट का और बैड डेट का। और इसलिए कहता है कि our concern in this section is not only with the slowness of the collection but also with the portion of the receivables in default। कि आपका जो पोर्शन जो है डिफॉल्ट में जा रहा है उसको भी नजर में रखना चाहिए, उसको भी हमने डिस्कस करना है। और इसलिए कहता है कि डिफरेंट क्रेडिट स्टैंडर्ड पॉलिसीज विल इन्वॉल्व बोथ दीज फैक्टर्स, कि आप जितने भी क्रेडिट स्टैंडर्ड पॉलिसीज बनाते हो डिफरेंट किस्म की, वो जो है दोनों फैक्टर्स को इन्वॉल्व करती है। कि द ऑप्टिमम क्रेडिट स्टैंडर्ड पॉलिसी विल नॉट नेसेसरली बी द वन दैट मिनिमाइज बैड डेट लॉसेस। कि सिर्फ आपकी जो है क्रेडिट स्टैंडर्ड पॉलिसी जो है वो एक वाहिद जरिया नहीं है कि जिसके जरिए आप जो है क्या कर लेते हैं अपने बैड डेट लॉसेस को कम कर सकते हो, बल्कि आपको क्या करना पड़ता है, अपने कलेक्शन प्रोसीजर को जो है वो इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, अपने कलेक्शन प्रोसीजर को थोड़ा सा क्विक करना पड़ता है। आप क्या करते हो कि जैसे ही आप उसको इनवॉइस भेज देते हो, तो आप क्या कर लेते हो कि कुछ दिनों बाद जो है या 10 दिन बाद जो आपने उनको बताया होता है, आपका क्रेडिट पीरियड जो आपने उसको दिया था डिस्काउंट का लेट से, उसमें अगर वो पेमेंट नहीं करता है या जो है टाइम ड्यूरेशन जो है पूरा हो जाता है पेमेंट्स का और वो आपको पेमेंट नहीं करता, तो आपको चाहिए कि आप उसको फोन कॉल करो, उनको रिमाइंडर दो। ठीक है, जब आप उसको फोन कॉल का रिमाइंडर देते हो स्टिल वो जो है पेमेंट नहीं करता, आप उसको लेटर भिजवा दो ऑफिशियल। ठीक है, ऑफिशियल लेटर के बाद ही अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो आपको चाहिए कि आप जो है उसके पास पर्सनल विजिट करें। पर्सनल विजिट के बाद वो आपको कहता है कि ठीक है हम आपको पेमेंट कर देंगे, लेकिन अभी तक जो है वो फिर कमिटमेंट कर लेता है, प्रॉमिस कर लेता है, लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिलती। तो इस सूरत में आप क्या करते हो, लीगल एक्शन लेते हो। लीगल एक्शन को हमने लास्ट में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपके जो है अदालत के चक्कर और खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वो जो है उसमें चांसेस क्या होते हैं, डिफॉल्टर हो जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस किस्म की जो है सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो कोशिश मेन होती है वो लेटर्स, फोन कॉल्स और पर्सनल विजिट्स पे ज्यादा रहती है। और इसमें भी हमारा जो है कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि हमने क्या करना होगा कि द फर्म शुड इंक्रीज कलेक्शन एक्सपेंडिचर अंटिल द मार्जिनल रिडक्शन इन बैड डेट लॉसेस इक्वल्स द मार्जिनल आउटले टू कलेक्ट। कि आपके पास जो है जितने बैड डेट के जो मार्जिनल रिडक्शन आया वो जो है कम हो रही होती है, उसमें बैड डेट की चांसेस कम होने के जो है ज्यादा जो है आपके चांसेस हो। ठीक है, कि जितना आप उससे कलेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए जो है हम अब क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, हम जो है इन तरीकों को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब आप पर्सनल विजिट्स करोगे तो उसमें भी तो आपकी कॉस्ट आएगी, तो आपने इन चीजों को भी एनालाइज करना होगा। और इन्होंने जो ग्राफ में आपको जो है बैड डेट लॉसेस को लेफ्ट साइड पे शो किया हुआ है ग्राफ में, और राइट साइड कलेक्शन एक्सपेंडिचर को शो किया हुआ है। तो ये कहते हैं कि आपके पास जो है क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो है आपके पास जो है जब फोन कॉल करते हो तो वो जो आपको कहते हैं कि ठीक है हम जो आपको पेमेंट्स करेंगे, हो जाएगी पेमेंट, आपको कर देंगे, सून हो जाएगा, लेटर हो जाएगा, इस तरीके से वो जो है आपको रिस्पॉन्स नहीं देते। तो टाइम इस तरीके से गुजरते जाता है, फिर आप लेटर्स को यूज करते हैं। और जब आपकी जो है पीक टाइम सेचुरेट हो जाता है कि आपके पास कोई और जो है ऑप्शन नहीं रहता, तब आप जो है फिर क्या करते हो, लीगल एक्शंस की तरफ जाते हो। ठीक है, और आपकी जो है या खर्चे आपके जो है उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि आप उसके बाद अगर मजीद खर्चा करोगे तो वो आपके लिए जो है बेनिफिशियल नहीं होगा, तो आप क्या करते हो कि वहीं पे जो है उसको बैड डेट लॉस में कंसिडर कर देते हो। क्योंकि अगर आपके जो है 10,000 का कर्जा दिया था और आपके जो है 10,000 तक खर्चा उस पर हो जाता है, आउट ऑफ सिटी आना जाना उसके पीछे आपका लगा रहता है, तो आप जो है उससे बेहतर है कहते हो कि जी बस ना ही लो, तो मेरे लिए जो है वो बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि जो है इस पे तो इससे ज्यादा मेरा खर्चा हो रहा है। तो आप क्या करते हो, उसको फिर अवॉइड करने की कोशिश करते हो और अपने आप को जहाँ तक पॉसिबल हो बैड डेट्स को जो है बचाने की कोशिश करते हो। लेकिन हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा कि इनका ये मकसद नहीं है हमारा कि हम जो है डायरेक्ट उनको जो है रिसिप्ट भेज दिए, कल को हम उसको कॉल करेंगे जी पैसों का क्या हुआ, बल्कि आप उसको जो है जितना थोड़ा सा टाइम दोगे, जब जो है आपका थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा और उसके बाद आप उसको कॉल करोगे, तो वो जो है एक अच्छा इंप्रेशन भी करेगा और इसका अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो है कॉल पे कॉल करते रहोगे, बार बार लगे रहोगे, उनको जो है डिस्टर्ब करते रहोगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि वो जो है तंग आ जाएंगे और वो जो है प्रॉब्लमेटिक मजीद बन जाएगा आपके लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है देखना पड़ेगा कि हम जिसको कर्जा दे रहे हैं उसको जो है प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना होगा, और हमें जो है उसके क्रेडिट एप्लीकेंट को देखना होगा कि वो वर्थ है कि नहीं है। और इसलिए कहता है कि हैविंग एस्टैब्लिश्ड टर्म्स ऑफ सेल्स टू बी ऑफर्ड
द फर्म मस्ट इवेलुएट इंडिविजुअल क्रेडिट वर्दीनेस। आप जो है इंडिविजुअल की क्रेडिट वर्दीनेस भी देखो एप्लीकेंट की, कि वो बंदा खुद वर्दी है कि नहीं है, जिसको आप कर्जा दे रहे हो आप उसकी वर्दीनेस को भी चेक करो। एंड कंसिडर पॉसिबिलिटीज ऑफ बैड डेट और स्लो पेमेंट्स। और इस चीज को भी नजर में रखो कि अगर वो जो है क्रेडिट वर्दी है तो वो पेमेंट्स आपकी क्विकली हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर क्रेडिट वर्दी नहीं है तो आपकी पेमेंट जो है वो स्लो तो नहीं होगी, ठीक है, या जो है वो बैड डेट के चांसेस तो नहीं क्रिएट कर देगी। तो इसको भी एनालाइज करना होगा। और इसको एनालाइज करने के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहली चीज, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द क्रेडिट एप्लीकेशन। आप जो है क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन लोगे उसके बारे में जो क्रेडिट लेना चाहता है, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे कि द इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द एप्लीकेंट्स क्रेडिट वर्दीनेस। और वही जो इन्फॉर्मेशन आपने उसके बारे में गैदर की है, जो आपने उसके ऊपर सर्च आउट किया, उसको चेक करोगे कि जी वो कितना जो है वर्दी है, कितना वर्दी नहीं है। और उसके बाद थर्ड आप फिर डिसीजन लोगे कि मुझे उसको कर्जा देना है कि नहीं देना। और यही बात ये कहता है कि द क्रेडिट डिसीजन इन टर्म्स establishes whether credit should be extended and what maximum amount of credit should be। ठीक है, कि आप जो है उसको पहले जो है ये डिसाइड करो कि कर्जा देना है कि नहीं देना, और अगर देना है तो आपके पास जो है उसको कितने मैक्सिमम लेवल तक कर्जा अलाउ करोगे। सो आपके पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कौन कौन से अवेलेबल हैं। अगेन वही बात वो रिपीट कर रहे हैं कि हमने जो है इस चीज को देखना होगा कि आपके जो है इसके पीछे जो कॉस्ट है वो ज्यादा तो नहीं है। आप उसको इन्फॉर्मेशन को जो गेन कर रहे हो उस पर आपका टाइम और एक्सपेंस तो ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। आप इस चीज को एनालाइज करोगे और आप जो है जब इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज को देखोगे तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आप उसको एनालाइज करो। उसके जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को देखो, ठीक है। उसके क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ कंसर्न करो। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो आपको क्या करती हैं, कंपनीज के बारे में बताती हैं कि उसके जो है क्या है, और वो किस तरीके से पेमेंट्स कर रही है, उसका मार्केट में क्या नाम है, इमेज किस तरीके से है, उसको क्या रेटिंग्स दी गई है। तो वो आपको जो है उसकी रिपोर्ट्स को देख सकते हो, वो आपको जो सारी डिटेल दे सकता है अगर जो कंपनी विलिंग होती है अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थर्ड है बैंक चेकिंग। आप क्या कर सकते हो, उसके बैंक स्टेटमेंट वगैरह को देख सकते हो कि उसके जो है मिनिमम अमाउंट कितना उसके पास होता है, वो ट्रांजेक्शन्स कितनी करता रहता है, ठीक है। आप उसको एनालाइज करने जो है कोशिश करते हो, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी एनालाइज करते हो। फिर उसके बाद ट्रेड चेकिंग, आप उसकी जो है क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हो, डीलिंग्स देखते हो। वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो है उसके प्रीवियस डीलिंग से भी आइडिया ले सकते हो कि वो जो है कितनी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इस चीज़ों को देखा जा सकता है। अगर आप इन चीज़ों को एनालाइज नहीं करोगे, इन चीज़ों पे फोकस नहीं करोगे, तो फिर प्रॉब्लम बन सकती है। क्योंकि वो जो है आपके साथ तो न्यू ट्रेड कर रहा है लेकिन बाकियों के साथ तो पुराना कर रहा है, ठीक है। तो जब वो ओल्ड सिस्टम पे होगा तो क्या होगा कि जो है उसने और किसी के साथ डीलिंग्स की होंगी, तो आप उसको एनालाइज करके अंदाजा लगा सकते हो कि आपने जो है ये बंदा जो है पेमेंट टाइम पे कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमें इस चीज़ को भी एनालाइज करना होता है। और थर्ड हमारे पास जो है, जो लास्ट ऑप्शन इसमें रह जाता है, वो है कंपनी जोन एक्सपीरियंस। ठीक है, कि कंपनी जो है अपने एक्सपीरियंस को यूज करेगी, वो जो है 3 C's का सहारा लेगी, ठीक है क्या, जैसे हम पहली चीज कह देते हैं कि आपने क्या करना होगा कि जो है पहले सी हम उसको कहते हैं कि उसकी जो है कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, कि वो जो है आपको पे कर सकता है कि नहीं कर सकता। आपने इस चीज़ को एनालाइज करना होगा, ठीक है। और जो है उसके साथ साथ हमने देखना होगा कि उसका जो है कैरेक्टर क्या है, वो जो है कितना विलिंग है आपको पे करने के लिए, कितना जो है वो विलिंग नहीं है पे करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम थर्ड चीज देखते हैं कैपिटल को, कि उसकी जो है कैपिटल वर्थ कितनी है, क्रेडिटर्स की उसकी रिलेशनशिप क्या है, नेट वर्थ उसकी कितनी है, डेट टू इक्विटी स्ट्रक्चर उसका कैसे जा रहा है। आप क्या करोगे, उसको एनालाइज करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो आप जो है इस चीज को एनालाइज करोगे, कंपनी जो है इन चीजों को एनालाइज करेगी, इसके बाद क्या करेगी, वो डिसीजन लेगी कि उसको जो है कर्जा देना चाहिए कि कर्जा नहीं देना चाहिए। इसके बाद हम जिक्र करते हैं क्रेडिट एनालिसिस की, कि हम उसकी जो है एनालिसिस कैसे करेंगे। तो कहता है कि क्रेडिट एनालिस्ट इज लाइकली टू यूटिलाइज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि क्रेडिट जो एनालिसिस होगा, जो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करेगा, उसके एनालिसिस करेगा, उसको चाहिए कि वो जो है किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो है रेशो एनालिसिस करें, ठीक है, कि वो चेक करे कि जो है उसकी रेशोज आ रही है कि नहीं, जैसे लिक्विडिटी रेशो होगी उनको एनालाइज कर सकता है, ठीक है। एसेट टेस्ट रेशो जो है, क्विक रेशो को उसको जो है चेक कर सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी को चेक कर सकता है। तो रेशोज के जरिए से वो इन चीज़ों को एनालाइज कर सकता है। उसके जो है कैरेक्टर को, कंपनी को चेक कर सकता है कि कंपनी की कैपेसिटी क्या है, वो पे करने के लिए विलिंग है कि नहीं, उसके जो है प्रीवियस एग्रीमेंट्स कैसे चल रहे थे, मैनेजमेंट कितनी कंसर्न है, कितनी सीरियस है पेमेंट्स के बारे में। उसके बाद द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म, कि वो जो है उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखेगी, उसकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह को चेक करेगी, उसके जो एसेट्स को एनालाइज करेगी कि उसके जो है एसेट्स कैसे हैं, ठीक है, कंपनी के जो है कितने ऑनर इक्विटी उसमें एग्जिस्ट करती है, कौन से उसके डीलिंग्स चल रहे हैं, कैसे उसका प्रोडक्ट है, मार्केट में डिमांडिंग प्रोडक्ट है कि नहीं है।
और इसके अलावा जो है फर्म्स के और कोई इश्यूज हैं, ठीक हो गया, तो वो जो है उसको भी एनालाइज करने की कोशिश करेगी कि फर्म जो है अपने पेमेंट्स वगैरह में किस तरीके से इन चीज़ों को एनालाइज कर रही है, वो जो है इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देख रही है कि नहीं देख रही, ठीक है। और वो जो है इसको देखेगी कि फर्म जो है अपने जो टर्नओवर्स वगैरह हैं वो कैसे कर रही है, डेट इक्विटी रेशियोज को कैसे मेंटेन कर रही है, वो ये देखेगी कि जी उसकी जो पेमेंट्स वगैरह हैं वो टाइम पे हो रही हैं कि नहीं हो रही। दूसरा, अपने प्रोडक्ट्स के दरमियान जो उसके जो मार्जिन होंगे उन चीज़ों को देखेगी कि जो है उसमें कितना प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट कम हो तो वो जो है क्रेडिट देने पे उसको फायदा नहीं है, वो डायरेक्टली सेल करेगा। अगर उसमें प्रॉफिट ज़्यादा उसको मिल रहा होता है तो वो क्या करेगा, उसको एक्सटेंड करेगा लोन को। एक दूसरा तरीका जो हमने कहा कि उसको एनालाइज करने के लिए हम यूज करते हैं वो आपके पास है सीक्वेंशियल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, कि द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द टाइप एंड द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज बैलेंस्ड अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम एन ऑर्डर। कि अगर आपके पास ऑर्डर आ जाता है तो आप क्या करोगे, कोई बंदा ऑर्डर कर लेता है, सामान आपसे मांगता है, ठीक हो गया क्रेडिट पे, तो आप अगेन वही बात की जो है इस चीज को एनालाइज करना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी जो उस पर जो कॉस्ट आ रही है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप उसको जो ऑर्डर को फुलफिल कर रहे हो वो उससे ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। अगर उस पर जो आपका खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है तो फिर आप क्या करोगे कि उसको जो है रिजेक्ट करोगे और उसको जो है एक स्टेप वाइज प्रोसीजर के जरिए से देखोगे कि लेट से आपके पास जो है ऑर्डर आ गया, आपने उसको पेंडिंग पे रख दिया। अब आप देखोगे कि आपके जो है उसके साथ पास्ट जो है बैड पास्ट क्रेडिट एक्सपीरियंस तो नहीं है। अगर आपका जो है पास्ट बैड एक्सपीरियंस रहा है तो आप उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दो। अगर नहीं रहा तो आप उसको क्या करोगे, दूसरे स्टेज पे आ जाओगे, क्रेडिट रेटिंग उसकी देख लोगे। अगर उसकी जो है कोई प्रीवियस क्रेडिट रेटिंग जो है अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या कर लोगे कि आप जो है नेक्स्ट स्टेज पे चले जाओगे, आप जो है क्या करोगे, कंपनी के बारे में जो है इंफॉर्मेशन गेन करोगे, ठीक है। लेकिन इन सब की आपको जो है क्या करना पड़ेगा, हर स्टेज पे कॉस्ट इन करोगे, आपको जो है कॉस्ट को पे करना पड़ेगा और उन सब कॉस्ट को कैलकुलेट भी करना होगा साथ साथ। फिर हमने कहा कि अगर जो है क्रेडिट रेटिंग आपको क्या कर देती है कि वो लिमिटेड है या फिर आपको जो है ऐसी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है जो जो है ओपन नहीं है, जो है इतना आपके पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है मौजूद, तो फिर आप क्या करोगे कि जो है उसको रिजेक्ट कर लोगे। आप कहोगे कि नहीं यार, हम जो है आपको लोन नहीं दे सकते क्योंकि उसके बारे में आप जो है डाउट्स हैं। अगर कोई डाउट नहीं है, आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है ओपन तरीके से, तो फिर आप क्या करते हो कि देखते हो कि क्रेडिट रेटिंग जो की हुई है वो ठीक है, ठीक है, वो प्रॉपरली फेयर तरीके से हुई है, या जो है उसके जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो मैक्सिमम लेवल तक तो नहीं पहुंचा हुआ। अगर नहीं पहुंचा हुआ तो आप क्या कर लोगे, उसको एक्सेप्ट कर लोगे और उसको लोन दे दोगे। अगर वो जो है आपके पास स्टिल डाउट है, ठीक हो गया, लाइन ऑफ क्रेडिट उसका करीब है, या जो है क्रेडिट रेटिंग जो है वो फेयर है, ठीक हो गया, या फिर नहीं है, तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि थर्ड स्टेज पे आ जाओगे। आप क्या करोगे, देखोगे कि उसके बैंक स्टेटमेंट्स को चेक करोगे, क्रेडिटर्स के साथ जो है पूछ सकते हो, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस कर सकते हो। अगर ये तीनों चीजें जो है आपके पास उसकी गुड होंगी तो आप उसको लोन दे दोगे। अगर फेयर होंगी तो आप उसको क्या कर दोगे, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है क्या कर दोगे, दे दोगे, ठीक हो गया, कि आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन जो है डोमेस्टिक इरेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट पे उसको इशू कर दोगे। और अगर सिचुएशन बुरी है तो आप उसको पुअर की वजह से जो है रिजेक्ट कर दोगे। तो आप एक प्रोसेस के जरिए से चलोगे, लेकिन वही बात आ जाती है कि जब ये प्रोसेस आप परफॉर्म कर रहे हो तो इसके साथ आपकी कॉस्ट जो है वो चलती जा रही है, तो आप इन सारी कॉस्ट को देखोगे। अगर आपकी ये कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है तो आपके प्रॉफिट्स उससे कम है तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। लेकिन अगर आपके प्रॉफिट्स उससे ज्यादा है तो फिर आप क्या करोगे, उस कॉस्ट को एक्सेप्ट कर लोगे और उसको वो सर्विसेज दे दोगे, या जो उसको वो क्रेडिट जो है प्रोवाइड कर दोगे। कुछ और डिसीजंस जो हमारे पास अदर क्रेडिट डिसीजन इश्यूज जो हमें फेस करने पड़ते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसके लिए एक और सिस्टम हमारे पास होता है, वो है क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम का। कि आप क्या कर लोगे कि उनको जो है स्कोरिंग्स दे दोगे। किन बेसिस पे दोगे कि आप जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखोगे, उसके बेसिस पे आप स्कोरिंग करोगे, जिसमें जो है उसका आ सकता है ऑक्यूपेशन आ सकता है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ सकता है, होम ओनरशिप, ईयर ऑफ रेजिडेंस, एनुअल इनकम, ठीक है। जो इनको आपको जो है नजर में रखना होता है कि जब जैसे आप बैंक के लिए अप्लाई करते हो लोन के लिए तो वो आपको इन चीजों की बेसिस पे ही एनालाइज करता है कि आपकी जो है जॉब ड्यूरेशन कितना हुआ है, आप कितनी सैलरी है आपकी, आपके जो है घर अपना है कि नहीं है, आपके जो है डेली एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे वो आपके जो है जज करने की कोशिश करता है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को देखता है। तो अगर आपको जो है स्कोर ज्यादा आ जाता है तो वो आपको जो है अलाउ कर देते हैं, अदरवाइज वो आपको अलाउ नहीं करते। अगर हम देखें तो जब आप इंस्टॉलमेंट्स पे गाड़ी लेते हैं तो वो आपको हमेशा जो है क्या कहते हैं कि आपकी जितनी इंस्टॉलमेंट्स आप पे करोगे मंथली उससे डबल आपकी सैलरी होनी चाहिए, ताकि जो है उनको ये एश्योरिटी हो कि आप उसको कंफर्म पेमेंट कर सकते हो। कुछ सिचुएशंस में क्या करती हैं कि कंपनीज जो है अपने जो ट्रस्ट वर्दी जो कस्टमर्स होती हैं उनको लाइन ऑफ क्रेडिट इशू कर देती है कि a limit to the amount of credit extended to an account, purchasers can buy on credit up to that limit.
स्ट्रीमलाइंस द प्रोसीजर फॉर शिपिंग गुड्स। ठीक हो गया कि वो क्या करते हैं कि इस तरीके से लाइन ऑफ क्रेडिट उनको प्रोवाइड कर देते हैं तो वो एक मैक्सिमम लेवल तक जो है वो जो है प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं या उसको जो है वो लोन दिया जा सकता है। अगर हम इसको देखें तो ज़्यादातर जो है अगर हम क्रेडिट कार्ड को देखें तो क्रेडिट कार्ड भी इसी तरीके से ही होता है कि वो भी आपको जो है एक अमाउंट जो है स्पेसिफिक लिमिट प्रोवाइड कर देती है कि आप जो है वहाँ तक अपने जो है पैसों को इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी पे आपको जो है क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो है जो आपके पास लाइन ऑफ क्रेडिट है वो भी उनको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि जिस ड्यूरेशन में उनके पास पैसे ना हो तो वो इस एक्स्ट्रा अमाउंट तक जा सकते हैं, एक एक्स्ट्रा लिमिट तक पैसे जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो इस किस्म का वो रिस्क लेती है जो उनके जो है क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स होते हैं। लास्ट में हम कलेक्शन का जिक्र करें तो उसके लिए जो है वो क्या करते हैं कि कुछ कंपनियां जो है वो आउटसोर्स कर देती हैं अपने क्रेडिट कलेक्शंस को, क्योंकि ये भी जो आपके पास जो इतनी ज़्यादा कॉस्ट उसकी आ रही थी और उसके लिए फिर आपको एक्सपर्टीज भी चाहिए होती है, स्पेशलाइजेशन भी चाहिए होती है। तो आप क्या कर देते हो कि इसको थर्ड पार्टी के हवाले कर देते हो जो इसमें स्पेशलाइज हो। तो जब आप उनको जो है स्पेशलाइज्ड लोग के हवाले कर देते हो तो उनके तो ये रूटीन एक्टिविटीज होती हैं तो आपकी जो है उस पर कॉस्ट भी कम आ जाती है और आपकी कलेक्शंस भी प्रॉपर तरीके से आ जाती है। तो इसलिए कहता है कि द एंटायर क्रेडिट और कलेक्शन फंक्शन आर आउटसोर्स टू द थर्ड पार्टी कंपनी। क्या आप उसको जो है या पूरा क्रेडिट सिस्टम या जो है वो कलेक्शन का फंक्शन उनको दे देते हो कि थर्ड पार्टी वो परफॉर्म करें, जिसमें वो क्या करता है कि देखता है कि कर्जा किसको देना है कि नहीं देना उसके बारे में डिसीजंस लेता है। ठीक है, उनके जो है लेजर्स को मेंटेन रखता है, पेमेंट्स जो है वो प्रोसेस करता है। ठीक है कि जिसको कर्जा देना है, जिनके पैसे रिसीव हो जाते हैं उनको करता है, प्रोसेस करता है और कलेक्शंस जो है वो इनिशिएट करता है कि कब किसका टाइम पूरा होता है तो उनसे जो है पेमेंट्स शुरू कर देता है। और इसलिए कहता है कि डिसीजन बेस्ड ऑन द कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ द फर्म। और यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं तो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे लिए जाते हैं, क्योंकि जो है इसकी एक्सपर्टीज इसमें है। तो कोर कॉम्पिटेंसी आपकी क्या है कि जिस चीज में आप स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो जब वो जो है डिसीजन मेकिंग करेगा तो ये उसका खुद स्पेशलाइज्ड बंदा है, वो प्रॉपर डिसीजन कर सकता है। लेकिन अगर एक कंपनी करेगी नॉर्मली तो वो उसको इस तरीके से एनालाइज नहीं कर लेगी कि जैसा उसको चाहिए था उसको एनालाइज करना चाहिए था। तो हमें क्या करना पड़ता है सिंपली कि जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने सेल्स को इंक्रीज करें। ठीक है, और जब वो इस चीज़ को जो है फोकस करती है कि उसकी सेल्स इंक्रीज हो जाए तो उसको कभी भी जो है इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि उसके जो है जो क्रेडिट एप्लीकेंट्स हैं या जो उसके क्रेडिट लेने के लिए लोग आ रहे हैं उनको जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, वो जो है इस तरीके से ना करे कि बस हर किसी को कर्जा दे दे, बल्कि वो क्या करे उसको प्रॉपर तरीके से जज करे, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करे, उनके स्टेटमेंट्स को देखें और जब सारी की सारी चीज़ें जो है एश्योर हो जाएं तो उसके बाद उनको जो है लोन इशू कर दे, क्योंकि जो कलेक्शन है वो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, बैड डेट्स और ये चीज़ें जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। लेकिन अगर हम देखें तो छोटी कंपनियां जो है अगर है तो मीडियम साइज या स्मॉल कंपनी जो है वो जो है क्रेडिट कलेक्शन वगैरह खुद करती हैं, क्योंकि अगर वो जो है इतने छोटे लेवल पे बड़ी बड़ी जो है इस तरीके से एजेंसीज को हायर कर लेंगे इनकी कलेक्शन के लिए तो उनकी कॉस्ट बढ़ सकती है। तो वो जो है फिर क्या करें कि जब कर्जे वगैरह भी दे रहे होते हैं तो उनको चाहिए कि वो भी जो है लेस अमाउंट पे या जो है स्मॉल लेवल पे कर्जे दें ताकि जो है उनको एनालाइज करना बहुत आसान हो। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक था आज का। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।